हेलो तो बच्चे कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग एनाटॉमी का लेक्चर 6 लेके आए हैं। लेक्चर 6 में हम लोग कॉलन कायमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चे ये जो कॉलन कायमा एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। जैसे हम लोग पैरेन कायमा इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो इस लेक्चर में हम लोग कॉलन कायमा को लेकर आए। बच्चा आपको बोर नहीं होना कि सर आप ये कॉलन कायमा के पूरा लेक्चर में कैसे ले ले। बच्चे इसमें हम लोग हर पॉइंट को इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बारीकी से सिंपल टाइप से एक एक चीज को समझेंगे। इसलिए आज ये पूरा लेक्चर किसके ऊपर जाएगा बच्चे? कॉलन कायमा। हाँ बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या नाम देंगे? कॉलन कायमा। ये जो हमारे पास कॉलन कायमा है, पहला पॉइंट है, इज नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू। बच्चे जैसे आपको पता है कि इससे पहले हम लोग पैरेन कायमा पढ़े थे, वो एक यूनिवर्सल टिश्यू था। यूनिवर्सल टिश्यू होने के पीछे उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर कारण था। जो पैरेन कायमा था उससे और भी बहुत सारे टिश्यू का फॉर्मेशन होते थे। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह में मेजोरिटी यानी कि पल्स फॉर्मेशन में किसका काम था? पैरेन कायमा का। पैरेन कायमा बहुत सारे और भी फंक्शंस को अंजाम देते हैं, जैसे सिक्रीशन हो गया, स्टोरेज हो गया, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बायोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो पैरेन कायमा है वो एक यूनिवर्सल टिश्यू है, लेकिन कॉलन कायमा कोई यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। यानी कि कॉलन कायमा का प्रेजेंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैरेन कायमा का होना जरूरी है। अब जैसे हम लोग ये बात पढ़े थे कि जो हमारे पास पैरेन कायमा था वो भी एक लिविंग टिश्यू था, यानी कि पेरेंट्स कायमा में जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग होते हैं। लेकिन बच्चे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलन कायमा में भी जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। यानी कि कॉलन कायमा को हम लोग एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब मैकेनिकल टर्म यहां क्यों आया? मैकेनिकल से क्या आया? सपोर्ट आया। यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लांट्स पार्ट को कॉलन कायमा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कहां कहां सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका ये जो कॉलन कायमा है, जो आपका डाइकोट स्टीम है, जैसे कि सनफ्लावर स्टीम, कुकुरबिटा स्टीम, ये दोनों स्टीम एक डाइकोट स्टीम का एग्जांपल है। इन डाइकोट स्टीम में कॉलन कायमा होता है होमोजेनियस लेयर में, सिंपली यानी कि हाइपोडर्मिस में। आप सिंपली ये याद रखें कि सनफ्लावर कुकुरबिटा डाइकोट स्टीम है। इनके डाइकोट स्टीम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होते हैं, यानी कि सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वाला हाइपोडर्मिस, उस हाइपोडर्मिस में कॉलन कायमा होते हैं, और इसका काम है स्टीम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बच्चे और हम लोग आगे और क्या समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक लीफ है। आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक लीफ है। बच्चे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? हाँ, अब बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास एक लीफ है। बच्चे मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक लीफ है। ये जो लीफ का ये वाला जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये स्टॉक, जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। जिससे हमारा ये जो लेमिना है जुड़ा रहते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। इस पेटियोल के अंदर भी क्या होता है? कॉलन कायमा, और इसका भी यही काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद जैसे आपका ये लेमिना हो गया, तो इनका मार्जिन्स वगैरह में भी कॉलन कायमा का प्रेजेंस होता है। और कॉलन कायमा में जो सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने के कारण ये पिटियोल आसानी से हवा के कारण बैंड हो पाएंगे। यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा टाइट होते तो टूट जाते। जैसे ही हवा आया, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये एक पत्ता है, और ये क्या है? कॉलन कायमा है। तो जैसे हवा आया तो कॉलन कायमा हवा की तरफ बैंड हो गया, जिधर हवा आया उधर घूम गया। अगर ये टाइट होता तो पता चला हवा तेज आने से टूट सकता था ये। इसलिए कॉलन कायमा में सेल फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि हवा के झोंके से टूटे नहीं। जैसे हम लोग गाना सुने हैं, लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, तो यहाँ उड़ाना नहीं है। हाँ, हवा के झोंके से यहाँ उड़ाना नहीं है। इसीलिए कॉलन कायमा में सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। बच्चे अब तक हमने क्या पढ़ा है? कॉलन कायमा एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि सपोर्ट करते हैं डाइकोट स्टीम के अंदर भी और लीव्स के अंदर भी। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? टीएस ऑफ कॉलन कायमा। टीएस मतलब क्या है सर? ये कौन सा वाला है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने आपको कल बताया था, ये जो मार्कर है इसको बीचों बीच से कट कर दीजिए चाकू से। ये जो दो अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, ये सेक्शन वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आप ऐसे कट करते हैं तो जो सेक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक कॉलन कायमा सेल सुबह सुबह जा रहा था नाश्ता करके, मैंने उसे पकड़ा। मान लीजिए कॉलन जा रहा था, मैंने कॉलन कायमा टिश्यू को पकड़ लिया और मैंने कहा कि आपका टीएस लेना है। तो क्या? हाँ, मैंने कहा आपका टीएस लेंगे हम लोग। बोला हम ये सब टीएस वगैरह नहीं देते। मैंने कहा हम लेंगे ही रहेंगे।
तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती, हाँ बच्चे नहीं दे रहा था, मैंने जबरदस्ती उस कोलेनकाइमा टिश्यू का टीएस लिया, टीएस ले लिया, यानी कि सिंपली मान लो उसको छील दिया। मैंने क्या किया, छील दिया। मेरे पास जो कोलेनकाइमा टिश्यू था मैंने उसको बीचों बीच से छील दिया। अब छीलने के बाद नजारा क्या क्या देखा, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये क्या है, सेल है। किसका सेल है, कोलेनकाइमा टिश्यू का सेल है। हाँ सिंपली ये कोलेनकाइमा टिश्यू है और टिश्यू के अंदर ये कोलेनकाइमा का सेल है। अब सेल के अंदर आप ये देख पाते हैं कि जो हमारा सेल वाल है, ये सेल वाल है, जो सबसे ये कवरिंग दिखा है बाहर, ये क्या है, हमारा सेल वाल है। अच्छे से डायग्राम में देखिए, ये हमारे हमने क्या बना, ये सेल वाल है। और क्या आप ये देख सकते हैं कि सेल वाल के साइड में यानी कि कॉर्नर में, जो सेल वाल का जो कॉर्नर है बहुत ज्यादा थिक है। ये नहीं कि सर आप जो ये बना के दिखाए तो सिर्फ इसी पार्ट में थिक होता है, नहीं, ये हर जगह अवेलेबल होता है। ये भी थिक है, यानी कि सेल वाल का कॉर्नर्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं। थिक यानी कि मोटा। इसका क्या कारण है, क्योंकि सेल वाल के कॉर्नर में यानी कि साइड सब में, कॉर्नर सब में, ये सबको कॉर्नर कहलाते हैं। कॉर्नर सब में क्या होते हैं, पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जमा रहते हैं। हाँ मैंने क्या कहा, जो हमारे पास सेल वाल है इनका कॉर्नर सब में पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज भर भर कर जमा रहते हैं। इसी कारण सेल वाल का कॉर्नर थिक नजर आता है। अब यह सवाल पूछा जाएगा, सर इन तीनों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो हमें पैक्टिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, पैक्टिन को। अब तक हम लोग यही पॉइंट समझे थे, ये जो हमारा सेल वाल था, एक कोलेनकाइमा सेल्स के अंदर इनका कॉर्नर में बहुत सारा पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन के कारण, जमा होने के कारण ये कॉर्नर थिक का हो गया था। क्या हो गया था, थिक। तो आज के बाद ये पूछा जाएगा कि इनका सेल्स का सेल वाल का कॉर्नर थिक होता है, तो आंसर जाएगा कोलेनकाइमेटस सेल। यानी कि किस टिश्यू में सेल्स का कॉर्नर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है इन तीनों का डिपोजिशन के कारण, तो वो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, कोलेनकाइमा आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जो सेल है, ये क्या है, सेल 1 2 3 4 जितना भी सेल है और ये पूरा मिला के मान लीजिए कोलेनकाइमा टिश्यू। ये जो सेल होता है इनका शेप अलग अलग शेप में हो सकते हैं सेल, यानी कि कोई इनका सेल का शेप फिक्स नहीं है। ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और स्फेरिकल भी हो सकते हैं, साथ में पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। यानी कि सेल का शेप बेसिकली आप ये याद रखिए, जो हमने पैरेन्काइमा में इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे, उनमें जो सेल्स का शेप था लगभग कहीं ना कहीं कोलेनकाइमा में भी वही शेप है। यानी कि शेप लगभग सेल्स का सेम है। उसमें भी 3-4 टाइप का सेल का शेप था, इसमें भी 3-4 टाइप सेल्स का शेप है। अब हमने क्या किया, इन बहुत सारे सेल में से किसी एक सेल को पकड़ा, ये भाग नहीं रहा था, ये वहीं पर था। मैंने उस सेल को पकड़ा और पकड़कर मैंने उसका अंदर का डिटेल स्टडी किया। तो मुझे क्या पता चला, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, ये, हाँ, ये कुछ बच्चे तो डायरेक्टली समझ जाते, सर क्या ये एमीबा है क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सेल के अंदर एमीबा कहां से आ गया। बच्चे एमीबा नहीं है। अगर इसका नेमिंग नहीं करे तो पता चला, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे सर एमीबा कैसे घुसा, ये तो पूरा पैक था, एमीबा घुसने का नाम ही नहीं था। और ये दिखने में सच में एमीबा जैसा दिखता है। बच्चे एमीबा नहीं है, ये एमीबा नहीं है, ये क्या हमारा वैक्यूल है। हाँ, अपना गलत फहमी दूर कर ले यार। ये प्लांट सेल के अंदर एमीबा कहां से आ जाएगा, ये वैक्यूल है जो कि मेजोरिटी जगह को लेते हैं। ये हमारा वैक्यूल हो गया। अब ये जो हमारा ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म में ये सब क्या दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको कहा था कि कोलेनकाइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल सेल्स के कंपेयर में कोलेनकाइमा में ज्यादा होते हैं। ये मेरे पास एक सेल था, ये बीच वाला वैक्यूल था, ये सब क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। कहां पर, प्रोटोप्लाज्म में। ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सिस्टम, न्यूक्लियस। अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना और उससे क्या बनाना, फूड का फॉर्मेशन करना। यानी कि लगभग कोलेनकाइमा में हर एक सेल फूड का एसिमिलेशन करते हैं, क्योंकि इनमें अजवली सब में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी कि सिंपली आप ये याद रखें कि कोलेनकाइमा के सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा
तो वो खाना जरूर बनाएगा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट अगर रहेगा सेल के अंदर तो वो जरूर फूड का एसिमिलेशन करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा। ये हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट का फंडा था। अब अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, अजवली हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। बच्चे इससे पहले हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स में पढ़े थे कि पैरेन्काइमा के सेल्स के भी, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना, ये सब कुछ ऐसा आपको याद है, हमने पढ़े थे। हाँ, इसको इस टाइप से याद रखिए। अब थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया बच्चे, देखने में मजा आ रहा है। हाँ, मजा नहीं लेना है, समझना है। मैंने कल क्या कहा था, जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, लेस, यानी कि होते तो है, प्रेजेंट होते तो है, लेकिन स्मॉल होते हैं, कम होते हैं। लेकिन 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 कोलेनकाइमा में वो स्पेस ही गायब है। ये देखिए एक सेल, ये देखिए दूसरा सेल, ऐसे लग रहा है इनका बीच में कोई गैप है ही नहीं, पूरा सटा हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। यहां एक सेल है कोलेनकाइमा का, यहां दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नजर आ ही नहीं रहा है। यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोलेनकाइमाटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे इसको भी रट लेते हैं, सर क्या इसको याद कर ले? याद करने की जरूरत नहीं है यार। ये सेल्स आप देखिए ना, ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हैं, क्या इनके बीच में क्या हमें कोई स्पेस दिखाई दिया? नहीं दिया ना यार। फिर बोल देंगे हम लोग कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नाम का चीज होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो हमारे पास कोलेनकाइमा है ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, यानी कि अकरेंस ऑफ कोलेनकाइमा, अकरेंस ऑफ कोलेनकाइमा। हमारे पास एक सनफ्लावर स्टीम है। आपको याद रखना है ये बात कि सनफ्लावर स्टीम एक डाइकट स्टीम का एग्जांपल है। डाइकट स्टीम के अंदर कौन आएगा? सनफ्लावर स्टीम। मैंने सनफ्लावर स्टीम का टीएस कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन को लिया, वही वाला ये देख पा रहे, ये नहीं, ये मैंने एक सनफ्लावर स्टीम का ट्रांसवर्स सेक्शन को लिया। लेने के बाद मैंने क्या देखा बच्चे, सबसे बाहर वाला जो लेयर था उसे हमने एपिडर्मिस नाम दिया। एपिमिस आउटर होता है और डर्मिमिस लेयर, यानी कि सबसे बाहर वाला जो लेयर था स्टीम का, उसे हमने क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। हाँ, और एपिडर्मिस पर निकला हुआ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या नाम दे दिया? एपिडर्मल हेयर। फिर से ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा? सबसे बाहर वाला लेयर को हमने क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ हेयर नाम दिया हमने एपिडर्मल हेयर। बच्चे ये जो एग्जांपल, ये जो डायग्राम बनाने का हमारा एक ही मकसद था, आपको कोलेनकाइमा दिखाना, बस। ये नहीं कि सर आपको कॉर्टेक्स, स्टील, आप मुझे सब कुछ इसी में दिखाइए, नहीं, वो आएगा टाइम पे। ये डायग्राम बनाने का एक ही मकसद था, आपको सनफ्लावर स्टीम में कोलेनकाइमा को दिखाना। तो आइए दिखाते हैं। हमारे पास ये सबसे बाहर वाला क्या था? एपिडर्मिस था। अब एपिडर्मिस के जस्ट आप नीचे वाला लेयर देखिए, ध्यान से देखिए। एपिडर्मिस के नीचे आपको एक होमोजीनियस लेयर मिलेगा। होमोजीनियस का मतलब लगभग एक सेम, एक यूनिफॉर्म लेयर मिलेगा, एक यूनिफॉर्म लेयर टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा, होमोजेनियस लेयर बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, जस्ट, और डर्मिस मींस लेयर, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर जो कि एक होमोजेनियस लेयर बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट लेयर बनाते हैं, एक पूरा लेयर बनाते हैं। इस होमोजेनियस लेयर को ही हाइपोडर्मिस कहा जाता है और इसका कलर जनरली ग्रीन होता है। और ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है ये किससे बना हुआ है बच्चे? कोलेनकाइमा। कौन सा काइमा बच्चे? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, यानी कि अकरेंस ऑफ कोलेनकाइमा में पहला पॉइंट याद रखना है क्या? कि आप सनफ्लावर स्टीम में, किसी भी सनफ्लावर स्टीम, यानी कि एक डाइकोट स्टीम, सनफ्लावर स्टीम का एपिडर्मिस का नीचे जो एक लेयर होता है, यूनिफॉर्म लेयर, होमोजीनियस लेयर, उस लेयर को ही हाइपोडर्मिस कहते हैं और वो लेयर कोलेनकाइमा से बना है। तो बच्चे आज के बाद हम लोग ये बात याद नहीं करेंगे कि जो एपिडर्मिस के नीचे जो होमोजेनियस लेयर होते हैं सनफ्लावर स्टीम में बिलो एपिडर्मिस, उसी को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और वो लेयर किस टिश्यू से बना हुआ रहता है?
कोलेनकाइमा टिश्यू। अब नेक्स्ट कहां पाए जाते हैं, ध्यान से देखिए। हमने कुकुरबिटा स्टीम को पकड़ा। कुकुर जानते हैं, कुकुर, हाँ मान लीजिए कुकुरबिटा स्टीम को मैंने पकड़ा। मैंने कुकुरबिटा पर जानते हो ना, कुकुरबिटा फैमिली आते हैं मॉर्फोलॉजी में, जैसे कि खीरा वगैरह, वाटरमेलन, जो भी है ये सब। तो हमने कुकुरबिटा स्टीम का टीएस लिया। आपको ध्यान रखना है कि कुकुरबिटा स्टीम भी एक डाइकोट स्टीम। हाँ, कुकुरबिटा स्टीम भी एक डाइकोट स्टीम है। तो हमने एक कुकुरबिटा स्टीम का ट्रांसफर सेक्शन लिया, ओके ले लिया। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर वो क्या नजर आया, एपिडर्मिस। इसमें हमको आपको सिर्फ कोलेनकाइमा दिखाना मेरा मकसद है, ताकि आप लाइन टू लाइन याद नहीं करें। बच्चे ये हमने जितना डायग्राम से पॉइंट समझे, अरे हम समझा चाहते, अगर हम चाहते तो आपको एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी सकते थे। ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट थे आज वाली सब बुक्स में ये लिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके, तो उसमें आपको थोड़ा बोरिंग टाइप फील होगा और मेमोराइज करने में प्रॉब्लम भी आएंगे। तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे तो एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, दूसरा हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायग्राम लेते हैं। तो ये मान लीजिए क्या हमारे पास एक कुकुरबिटा स्टीम था, डाइकोट स्टीम, हमने उसका टीएस कट किया, डाइकोट स्टीम का टीएस कट किया। तो सबसे बाहर वाला लेयर हमें नजर आया, वो क्या था, एपिडर्मिस। सिंपल है, सबसे बाहर वाला को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब आप ये एपिडर्मिस का नीचे वाले लेयर में देखिए, ये पैच दिख रहे, पैच मतलब मान लीजिए धब्बा, दाग टाइप, इतना इतना थोड़ा थोड़ा जगह में जो पैचेस दिख रहे हैं ना, कभी कभी होते हैं ना हमारे हाथ में पैचेस वगैरह, लाल लाल धब्बा हो जाते हैं, यहाँ कुछ थोड़ा जगह लाल, फिर यहाँ थोड़ा जगह लाल, फिर यहाँ लाल, पैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर में कहीं कहीं जगह में ये जो पैचेस पाए जाते हैं बच्चे, इन पैचेस को ही क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। और ये किससे बना हुआ रहता है, कोलेनकाइमा। तो यहां पर समझने वाला बात यह है कि सर कुकुरबिटा स्टीम में, यानी कि जो एक डाइकोट स्टीम है कुकुरबिटा स्टीम, उसका एपिडर्मिस के नीचे कुछ कुछ जगह में पैच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पैचेस, उसी को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और वो किसका पैचेस है, कोलेनकाइमा टिश्यू का। यानी कि एपिडर्मिस के नीचे कुछ कुछ जगह में कोलेनकाइमा टिश्यू डिपॉजिट रहते हैं, जमा रहते हैं पैच के फॉर्म में, दाग धब्बा के फॉर्म में। उस पैच ही क्या बनते हैं आगे जाके, हाइपोडर्मिस। और किसका बना है, कोलेनकाइमा। ये दोनों क्लियर है। अब तीसरा क्या है, हमारे पास एक लीफ है, यानी कि हमने 2 पॉइंट को स्टडी किया। कोलेनकाइमा कहां कहां पर होता है, आइए रिवाइज कर देना, इधर नहीं देखना है। हाँ, कहां कहां कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। पहला, सनफ्लावर स्टीम का एपिडर्मिस के नीचे एक होमोजेनियस लेयर होता है, किसका, कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा का डिपोजिशन होमोजेनियस है, यानी कि लगभग हर जगह सेम है और एक लेयर टाइप में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोलेनकाइमा। वही क्या है, हमारा हाइपोडर्मिस है सनफ्लावर स्टीम का। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एक कुकुरबिटा स्टीम था, उसका एपिडर्मिस के नीचे किसी किसी जगह में कोलेनकाइमा डिपोजिट था पैचेस के फॉर्म में, वही आगे जाके क्या बनेंगे, हाइपोडर्मिस बनेंगे। अगला क्या, हमारे पास एक लीफ है, लीफ का ये मार्जिन है, सबसे आगे वाला पार्ट मान लीजिए, और ये क्या हमारे पास पिटियोल है, जिससे हमारा ये लेमिना जो होता है ना, ये लीफ ब्लेड लेमिना अटैच होता है। आपको मैं लीफ का डायग्राम नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, सिंपली आपको ये बताना है कि लीफ में कोलेनकाइमा कहां पर पाए जाते हैं। एक तो लीफ का पिटियोल में, और लीफ का मार्जिन में, यानी मार्जिन ऑफ लीफ लेमिना में क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा। और इसका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। एक पॉइंट नोट करना है, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल। हाँ, कोलेनकाइमा का सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने के कारण ये जो पिट्यूल है ये आसानी से हवा के डायरेक्शन में अपने आप को मतलब फ्लैप कर पाते हैं, घूम पाते हैं। ये फ्लेक्सिबल है इसीलिए तो मुड़ पाते हैं हवा के डायरेक्शन में। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी पिट्यूल को दिया है वो किसका देन है, कोलेनकाइमा का। मार्जिन्स भी हवा के तरफ मुड़ते हैं। पत्ता, यानी कि मान लीजिए कि पत्ता में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, ये किसने दिया है पत्ता को, कोलेनकाइमा ने दिया है।
अब अगला पॉइंट क्या है, कॉलन कायमा एब्सेंट इन मैच्योर वुडी प्लांट्स पार्ट, यानी कि जो ज्यादातर वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारे एक पेड़ के अंदर कुछ कुछ वुडी पार्ट्स होते हैं, जैसे वुडी स्टीम वगैरह, यानी कि मैच्योर या फिर वुडी पार्ट्स में ये कॉलन कायमा एब्सेंट होते हैं। कि उसका मेन काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये आपको पॉइंट याद रखना है, मैच्योर वुडी प्लांट्स पार्ट में ये एब्सेंट होते हैं। अगला क्या हमारे पास, फंक्शन ऑफ कॉलन कायमा, यानी कि कॉलन कायमा का फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्यों आए हैं। जैसे इससे पहले हम लोग पैरेंट कायमा का फंक्शन पढ़े थे, स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, सिक्रीशन करना। तो हमारे पास कॉलन कायमा है, इसका क्या क्या फंक्शन है, आइए देखते हैं। परफॉर्म बोथ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन, यानी कि कॉलन कायमा एक मैकेनिकल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मैकेनिकल क्या है, जैसे कि ये पीटियोल के लीफ में ये मैकेनिकली इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके बाद मार्जिन ऑफ लीफ में, उसके बाद आपका डाइकोट स्टीम में है, ये सब क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट है। यानी कि मैकेनिकल और बायोलॉजिकल में क्या आ गया आपका, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करना, जैसे इसके अंदर मैंने बताया कि आपका एक कॉलन कायमा का फंक्शन क्या थे, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहाँ आप देख पा रहे हैं लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टीम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और क्लोरोप्लास्ट होने के कारण इससे खाना भी बनवाया जा रहा है। तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टीम एक होमोजेनियस लेयर में रह के, एक पैचेस में रह के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, लीफ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगला क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होने के प्रेजेंस से कारण से फोटोसिंथेसिस को भी अंजाम दिया। अब यहां पर कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, कि जैसे मोनोकोट स्टीम, इसको आप डायरेक्ट सिंपली याद कर लीजिए। मोनोकोट स्टीम का एग्जांपल क्या है, ग्रास में जो स्टीम है मोनोकोट स्टीम है, मेज में, वीट में, ओनियन में, गार्लिक में। यानी कि बेसिकली अगर आपको कहा जाए तो मॉर्फोलॉजी में जो लिलियासी फैमिली का एग्जांपल होते हैं, मॉर्फोलॉजी फैमिली में जो लिलियासी फैमिली का एग्जांपल होते हैं, वो सब बेसिकली मोनोकोट स्टीम का एग्जांपल है। डाइकोट स्टीम में क्या आएगा, सनफ्लावर कुकुरबिटा स्टीम। तो बच्चे ये हम लोग जितना कॉलन कायमा के बारे में पढ़े हैं सिर्फ 5 मिनट में, आइए हम लोग इसे एक बार रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे, रटना नहीं है, कॉलन कायमा यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, हाँ सपोर्ट प्रोवाइड किया है, स्टीम को भी सपोर्ट दिया है, लीफ को भी सपोर्ट दिया है। ये एक टीएस था, इसका सेल वॉल का कॉर्नर सब में कॉर्नर बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, किसके कारण, पैक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन के कारण, जिसमें पैक्टिन सबसे ज्यादा मात्रा में है। उसके बाद इसका एक सेल के अंदर ये वैक्यूल है, और साइड में ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसका काम है एसिमिलेट फूड, खाना बनाना, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। इनका सेल्स का शेप राउंड, ओवल, स्पेरिकल, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इनके सेल्स के बीच में गैप अजवली पाए नहीं जाते हैं, यानी कि ऐसे जनरली देखा नहीं जाता है इन सेल्स के बीच का गैप को, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है किसमें, कॉलन कायमा में। ऑकरेंस का है, जैसे कि देखिए कि सनफ्लावर स्टीम के अंदर, डाइकोट स्टीम के अंदर एपिडर्मिस के नीचे एक कॉलन कायमा का होमोजेनियस लेयर है, यानी कि यूनिफॉर्मली कॉलन कायमा डिपोजिटेड है। इस होमोजेनियस लेयर जो कि एपिडर्मिस के नीचे है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो होमोजेनियस लेयर एपिडर्मिस के नीचे है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। इसका कलर ग्रीन हो सकते हैं। नेक्स्ट, हमने एक कुकुरबिटा स्टीम का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, जो कि एक डाइकोट स्टीम है, उसका एपिडर्मिस के नीचे कुछ कुछ जगह में कॉलन कायमा डिपोजिट रहते हैं, पैचेस के फॉर्म में, सब लोग क्या नाम देते हैं, हाइपोडर्मिस। कॉलन कायमा में जो सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये फ्लिप कर सकते हैं। अब ये लीफ में, पिट्यूल में भी कॉलन कायमा है, और मार्जिन में भी कॉलन कायमा है। कॉलन कायमा आपका मैच्योर या फिर वुडी प्लांट्स पार्ट में एब्सेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, परफॉर्म बोथ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन ये आपका पिट्यूल, मार्जिन और डाइकोट स्टीम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण खाना भी बनाते हैं। आपको गोल्डन की पॉइंट में क्या था, मोनोकोट स्टीम, जो आपको लिलियासी फैमिली का सारा एग्जांपल, ग्रास, मेज, वीट, ओनियन, गार्लिक। या फिर एक और ट्रिक क्या है, जितना भी हम लोग चपाती खाते हैं, या लिख दे, ऑल चपाती,
जिनका भी हम लोग चपाती खाते हैं, जैसे गेहूं का हो गया, बाजरा का हो गया, मक्का का हो गया, जिसका भी हम लोग चपाती खाते हैं वो सब क्या है, मोनोकोट स्टीम है। क्रॉस ओनियन, चपाती किससे खाएंगे, ओनियन गार्लिक इनका चटनी से ही तो खाएंगे ना। तो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जितना भी आपके पास चपाती है, जैसे कि मेज का चपाती हो गया, मक्का का चपाती, गेहूं का चपाती, उसके बाद चावल का चपाती हो गया, और उसको किसके साथ खाएंगे, चटनी के साथ, ओनियन और गार्लिक के चटनी के साथ खाएंगे। तो मोनोकोट स्टीम को याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका आ गया, जैसे इसमें लगभग आपको 5-6 एग्जाम्पल फ्री में याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, जैसे मैंने क्या कहा, ऑल चपाती, और चपाती को हम लोग किससे खाएंगे, ओनियन गार्लिक का चटनी से। ओनियन गार्लिक इसका क्या बना के खाएंगे, चटनी। हाँ, मेज, व्हीट, बाजरा भी ले लीजिए, राइस भी ले लीजिए, जिन जिन का हम लोग चपाती रोटी बना सकते हैं। क्या हम लोग मेज का रोटी बना सकते हैं, हाँ। क्या हम लोग व्हीट का रोटी बना सकते हैं, हाँ। क्या हम लोग राइस का रोटी बना सकते हैं, हाँ। क्या हम लोग बाजरा का रोटी बना सकते हैं, हाँ। क्या हम लोग ओनियन गार्लिक क्या चटनी में इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो आपको सिंपली याद रखना है ऑल चपाती विथ चटनी, और साथ में ग्रास जोड़ लेना है, घास। घास का भी चपाती बना के देख लेना, एक बार हो जाएगा शायद। डाइकोट स्टीम में सनफ्लावर कुकर बीटा स्टीम। तो बच्चे यहाँ पर हमारा कॉलन कायमा समाप्त हो गया है, और आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। कहीं अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसे दोबारा देख सकते हैं। बच्चे स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी करना है, लाइक्स और कमेंट भी करना है। धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।